मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने। 2 साल पहले आया था तब बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, आशीर्वाद लेके गया था माँ का। तो वापस दर्शन करने पहले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद थोड़ा रेलवे की निरीक्षण करूँगा और फिर थोड़ी हमें चर्चा भी करनी है, आज भी करनी है, परसों भी करनी है, क्या क्या अलग अलग रेलवे के काम हुए हैं, आगे क्या करना है। उद्योग के संबंध में पिछली बार जब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला था, उसका आगे अगला चरण कैसे बढ़ाना है, कई सारे विषय हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा कर रहा है। सर, जो पोस्ट कोविड इंडियन रेलवेज में क्या न्यू एक्सपेंशंस की वी आर एक्सपेक्टिंग एज वेल फॉर द जो पैसेंजर ट्रेन्स की? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत पक्का इरादा है कि भारतीय रेल देश की विकास की गति भी बढ़ाए, प्रगति भी देश में रेलवे से बहुत अच्छी हो सकती है। और उनका तो वास्तव में बचपन ही रेलवे स्टेशन पे गुजरने के कारण उनका बहुत लगाव है रेलवे के साथ। आपको जान के खुशी होगी कि जो भारतीय रेल में निवेश 2014 के पहले औसतन सालाना 40-45 हज़ार करोड़ होता था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में, सेफ्टी वर्क्स में, वो इस वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 2,15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी 5 गुना निवेश भारतीय रेल का देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेफ्टी वर्क्स में होगा। हिमाचल में भी बहुत बढ़ाया है निवेश को और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जो देश की अर्थव्यवस्था को जो बल मिलेगा, हमारी फ्रेट की लोडिंग बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधाएं अच्छी होंगी। आपको शायद ध्यान होगा कि पिछले 2 वर्ष में मार्च 2019 के बाद एक भी यात्री की मृत्यु ट्रेन के एक्सीडेंट से नहीं हुई है। ये अपने आप में एक पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसी उपलब्धि हुई, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2014 से कैसे रेल का रिन्यूअल, जो रेल ट्रैक खराब हो जाए समय पे बदले जाएं, कैसे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को एकदम तेज गति से ख़त्म किया। आज देश में अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग नहीं है। कैसे सिग्नलिंग सिस्टम सुधारना, जहाँ भी सेफ्टी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सकती है उसका इस्तेमाल करना। तो एक बहुत गहराई से रेलवे के विस्तार और सुधार का काम प्रधानमंत्री जी की स्वयं की इसमें बड़ी रुचि रहती है, उनका मार्गदर्शन रहता है और उनके मार्गदर्शन में रेल सुविधाओं में भी पैसेंजर्स के लिए और मालगाड़ी धोने के काम में, दोनों में बहुत वृद्धि हुई है। इस वर्ष कोविड होने के बावजूद, जबकि पहले 4 महीने जुलाई तक तो लगभग बहुत कम माल धोने का भी काम चलता था, मालगाड़ियां भी लगभग कम ही चलती थी, उसके बावजूद आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले जितना फ्रेट लोडिंग हुआ था, जितनी मालगाड़ियों ने सामान ढोया था, हम लगभग उस लेवल पे आ गए हैं। मात्र 2 मिलियन टन कम है जो आज से 1 साल पहले का फिगर था। और इस साल कोविड होने के बावजूद पिछले साल से अधिक लोडिंग भारतीय रेल करेगी फ्रेट। इसी प्रकार से फ्रेट की स्पीड को डबल कर दिया है। जो औसतन पहले 22, 23, 24 किलोमीटर प्रति घंटा फ्रेट जाता था, अब वो 2 गुना हो गया। तो अगर आप कालका से सेब भेजेंगे दक्षिण भारत में चेन्नई के लिए, तो कहाँ पहले उसको 1 हफ्ता लगता था, अब 2-2.5 दिन में पहुंच जाएंगे। सेब भी आपके जल्दी पहुंचेंगे, अच्छे पहुंचेंगे, जिसके लिए किसान रेल की व्यवस्था भी की गई है। तो अलग अलग पहलू पे भारतीय रेल देश के हर वर्ग की सेवा करेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योग हो,
एमएसएमई हमारा सेक्टर हो, पैसेंजर्स हो, सबकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और दिन रात मेहनत करें। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सर फार्मर्स ऑनगोइंग स्ट्राइक है, डू यू एक्सपेक्ट अ डेडलॉक? कोई मैं समझता हूँ अब तो सभी ने देख लिया कि देश भर में किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बदलाव की काम है, जिस प्रकार से वो किसानों के जीवन में एक नई उमंग लाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ है ये नए कानून पूरी पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए नए मौके उपलब्ध करवाती है, नए अवसर उपलब्ध करवाती है हमारे किसानों के लिए, नए बाजार खोलती है। और एक प्रकार से जो जकड़ में रहता था किसान, और कई बार तो मंडियां इतनी दूर दूर रहती थी कि अब किसान पहले खेत से जाए मंडी तक बेचे, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कहीं मंडी में सही दाम नहीं मिले तो हताश होकर बेचना पड़ता था कम दामों पे। इन सब से निजात दिलाने के लिए ये कानून लाए गए। कानून देश हित में है, किसानों के हित में है, और ये आज पूरे देश ने इसको स्वीकार कर लिया। बहुत हमें दुख होता है कि कुछ लोगों ने शायद राजनीतिक कारणों से, शायद कोई और ताकत इनके पीछे खड़ी हो, जिसकी वजह से एक छोटे वर्ग के किसानों को भ्रमित किया है, गलत फहमियाँ डाल दी हैं। कुछ गलत फहमी डाल दी कि किसान की ज़मीन चली जाएगी, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है। किसान की ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हर कानून में प्रावधान है कि किसान की ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसमें इतने सारे प्रावधान रखे गए हैं कि किसान के हित सर्वोपरि रहे। किसान कभी भी अगर अच्छे दाम मिले तो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट से निकल के ज़्यादा दाम पे बेच सकता है, कोई किसान के ऊपर जुर्माना नहीं लग सकता है। आज जो कानून, खासतौर पे पंजाब का कानून आज जो बरकरार है, उसमें भी किसान को जेल भेजा जा सकता है, उसको हमने ख़त्म किया नए कानून से कि किसान को कभी कोई जेल ना भेज पाए, किसान के ऊपर कभी कोई जुर्माना ना लगा पाए। सब प्रकार से ये कानून किसानों के हित के कानून है। मैं समझता हूँ सभी किसानों ने गहराई से इन कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए, इनको स्टडी करना चाहिए, और उनको ध्यान आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसान हितैषी हैं और उनके हितों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अपकमिंग चुनाव, अपकमिंग भाई पिछली बार 7 फेज में हुए थे, इस बार 8 फेज में हुए हैं। जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे कोई पूछे कि इतना बौखला क्यों रहे हैं? उनको क्या इंटरेस्ट है कि किस डेट में चुनाव हो, कितने चरण में हो? क्या उनकी कोई और मंशा है जिसके कारण वो नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कि प्रॉपर सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें? सवाल मुझे पूछने के बदले आपने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को पूछना चाहिए कि आप इतने हताश क्यों हो रहे हो? आपकी मंशा क्या है? आपके चुनाव में कुछ गलत काम करने के इंटरेस्ट में हो क्या? क्यों आप फ्री एंड फेयर पोल के अगेंस्ट हो? और चुनाव आयोग तो मेरे ख्याल से एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उन्होंने पूरी सिचुएशन का जायजा लेके तय किया है, हम सब ने उसका सम्मान करना चाहिए। चुनाव में सरकार पश्चिम बंगाल की बदलना निश्चित है। ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। जनता में उनका विश्वास उठ गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से वहाँ फिरौती ली जाती है, जिस प्रकार से वहाँ टोलबाजी चल रही है, मैं समझता हूँ पूरी जनता में जो दहशत के वातावरण में पीछे लोगों ने अपना एक जीवन के डर के अंदर जीवन बिताया, उससे लोग मुक्ति चाहते हैं और 200 से अधिक सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विजयी होगी। आसाम में फिर एक बार सर्बानंद सोनोवाल जी की बीजेपी की सरकार आने की 100% सामने दृश्य दिखाई देता है। तमिलनाडु में AIADMK के साथ भाजपा और अन्य दलों का
एक बड़ा मजबूत गठबंधन फिर एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं। पुडुचेरी के लोग दुखी थे नारायण स्वामी जी की कांग्रेस सरकार से। पुडुचेरी में भी हमारी सरकार आएगी निश्चित तौर पे, और अब केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने पगचरण और तेज गति से बढ़ाने में अग्रसर है।